दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गलती से हमसे गलती हो गई कि यूनिट 1 के अंदर एक टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल। जी हाँ, BRM के यूनिट 1 में एक टॉपिक है, अच्छा मेथड्स हैं, कंटिन्यूस ये भी एरर चल रही है। यूनिट 1 में एक टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल, ये टॉपिक रह गया, पता नहीं कैसे रहा, लेकिन गलती से हमसे गलती हो गई। इसलिए तो पहले तो माफी, क्योंकि BRM में एक टॉपिक को छोड़ के मैंने सारे टॉपिक्स कवर अप करा दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम रिसर्च प्रपोजल के ऊपर बात करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, वरना इसका वीडियो में अलग से बनाने की कोशिश ना करता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बात करना। तो पहले इसकी बुकिश देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या इसकी डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज द मीनिंग। इस वीडियो के अंदर हम इसके एलिमेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस और रिसर्च प्रपोजल के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। और केवल 10 मिनट के अंदर मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, एक मेरा अनुमान है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली बुक के अंदर लिखा हुआ है, रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग अ रिसर्च project generally in the science or academia and generally constitute a request for sponsorship। research proposal में क्या हो रहा है, request for sponsorship। proposal are evaluated on the cost and potential impact। किस बेस पे proposal को evaluate किया जाता है, cost के और इसके potential impact के। proposed researcher on the soundness of the proposal proposed plan for carrying it out, ठीक है। document that is typically written by a scientist, academic and describe the ideas for investigation of certain topic। अब बेसिकली रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, ठीक है। जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है उसका बेसिकली मतलब क्या है। हर बच्चे के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये रिसर्च प्रपोजल क्या है। बेसिकली आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ, आप एक रिसर्चर है, वो कुछ रिसर्च करना चाहता है, आप अपने जीवन में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। द रिसर्च इज बीइंग अ systematic gaining a particular knowledge, systematic gaining a particular idea or solving a particular problem, and numbers of the definition given, search the again, that is research। डिफरेंट बुक्स ने, डिफरेंट ऑथर्स ने रिसर्च की डिफरेंट डेफिनेशंस दी है। बेसिकली अनुसंधान, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता क्या है, कोई प्रॉब्लम्स को लेके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को मेरे नजर में रिसर्च कहते हैं। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को मेरी नजर में रिसर्च कहते हैं। कोई इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकता है, कोई इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कह सकता है। अब वो मेरी नजर में जब वो उसको सॉल्यूशन कर रहा है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल विड्रॉल, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च है, ठीक है। अब रिसर्च प्रपोजल बेसिकली क्या है, टॉपिक क्या है अपना, रिसर्च प्रपोजल। यानी कि मेरी जो रिसर्च है, सपोज मेरी रिसर्च की जो टॉपिक है वो अपना चित परिचित टॉपिक है। ऑलरेडी मैं इसको बार बार बता चुका हूं कि प्रयागराज के कैटेगरी ए के बंदे, कौन सी कैटेगरी ए के बंदे कोई चॉकलेट लाइक करते हैं कि नहीं करते, लाइक करते हैं या नहीं करते। मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि प्रयागराज के कैटेगरी ए के पर्सन चॉकलेट लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। या मेरी दूसरी प्रॉब्लम, प्रयागराज की कैटेगरी ए के पर्सन एज और इनकम के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। इनकम और एज के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। एज और IQ लेवल के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। दैट इज माय प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम मेरी है, मैं इसका सॉल्यूशन करने जाता हूं। मैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक रिसर्च प्लान तैयार करता हूं, एक रिसर्च प्लान तैयार करता हूं जिसमें मेरे को पता चलता है कि ये ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू हो चुका है, इस पे ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, उन एविडेंस पे मैं और वर्कआउट कर सकता हूं, या उन एविडेंस की हेल्प लेके मैं आगे जो रिसर्च गैप फुलफिल करना है मैं उसका पता लगा सकता हूं और वो रिसर्च गैप फुलफिल कर सकता हूं। तो ये मेरा क्या हुआ, रिसर्च प्रॉब्लम। जब इतनी बात समझ में आ गई तो रिसर्च प्रपोजल भी समझ में आ जाएगा। जब मैं रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लेता हूं और मेरे को रिसर्च प्रॉब्लम पता हो गई। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पता करना है कि एज और इनकम में कोरिलेशन है कि नहीं है, रिलेशनशिप है तो नहीं है, और है तो कितना है, ठीक है अगर यस तो कितना है और नहीं है तो कोई बात नहीं। ये मेरी क्वेश्चन है। तो इसको मैं किस मेथड से करूंगा, कौन से डेटा कलेक्शन होगा, कितना टाइम लगेगा,
कितना डेटा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना बजट लगेगा, कौन सी टेक्निक में यूज करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग, और मैं उसको किसी से स्पॉन्सर कराऊं या ना कराऊं। ये स्पॉन्सरशिप रिसर्च प्रपोजल में एक इनहेरेंट लिखा हुआ होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। रिसर्च प्रपोजल में हम स्पॉन्सरशिप की बात करें, हम परमिट करने की भी बात करते हैं कि आप हमें परमिट करें रिसर्च करने की। जैसे एक पीएचडी स्टूडेंट कभी अपने यूनिवर्सिटी में कोई वाइवा दे रहा होता है, सॉरी सिनॉप्सिस प्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो प्रपोज करता है कि मेरे को ये रिसर्च करने की आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर में परमिशन दे दी जाए। तो ये इट्स ओनली गिविंग अ परमिशन। तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है, उसी ड्राफ्ट को रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक ड्राफ्ट हम तैयार करते हैं जिसके द्वारा मींस आवर ब्लूप्रिंट, अगर इसको मैं एक वर्ड एक लाइन के लिखूं, ब्लूप्रिंट ऑफ आवर रिसर्च, ब्लूप्रिंट ऑफ our research is called research proposal। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट मतलब कि खाका कि हम रिसर्च कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्या मेथोडोलॉजी फॉलो होगी, कौन सा लिटरेचर, कितना टाइम लगेगा, कौन से महीने के हम कौन सा एक्टिविटी करेंगे, ये पूरी की पूरी रिसर्च प्रपोजल का पार्ट होती है। अब बेसिकली इसमें स्पॉन्सरशिप की बात क्यों लिखी गई, इसमें इसलिए लिखी गई कि बेसिकली आजकल यूजीसी बहुत सारी स्पॉन्सरशिप देती है, इसके अलावा एन नंबर ऑटोनोमस इंडस्ट्रीज भी हैं जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराती है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराती है, यानी रिसर्च के लिए एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो ये बेसिक इसका आइडियोलॉजी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसके टॉपिक्स के एलिमेंट्स कि रिसर्च प्रपोजल के अंदर कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी कंसिस्ट होती है, कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो हमारा रिसर्च प्रपोजल बन जाता है। कौन कौन सी चीजें होती है, सबसे पहला बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। आपको बताना होगा कि आपकी स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, साइंस बैकग्राउंड से आप रिसर्च कर रहे हो, कॉमर्स से कर रहे हो, आर्ट से कर रहे हो, इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, किस पे कर रहे हो। जैसे मेरा रिसर्च एरिया ई कॉमर्स था, जी हाँ मेरा रिसर्च एरिया कौन सा था, ई कॉमर्स, तो मेरे को बताना था कि मैं ई कॉमर्स एरिया पे करूंगा। उसके अंदर भी मुझे ये बताना था कि मैं किस एरिया पे करने वाला हूं, इंडिया के ई कॉमर्स पे करने वाला हूं, राजस्थान के ई कॉमर्स पे करने वाला हूं, जयपुर के ई कॉमर्स सेक्टर पे करने वाला हूं, कहां करने वाला हूं, ये वर्ल्ड परसेप्शन पे बात होने वाली। तो बैकग्राउंड शुड बी स्पेसिफिक, शुड बी क्लियर। सेकंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आपकी क्वेरी क्या है, प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो रिसर्च गैप होगा अधिकतर वही रिसर्च की प्रॉब्लम होती है। रिसर्च गैप इज कि अभी तक यहां तक काम हो गया है, आगे का काम बाकी है, 6G तक काम हो गया है, 7G तक बाकी है। तो रिसर्च गैप मींस कि वो क्वेश्चन जिनको अभी भी सॉल्व नहीं किया गया है, जो हमने हमारे लिटरेचर रिव्यू से पता करे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। देन ऑब्जेक्टिव, इस रिसर्च को करने का मेन एम क्या है, मेन एम क्या है, मींस अगर वो एज और इनकम के बीच में अगर मैं कोरिलेशन कर दूंगा तो मेरे को सपोज एक कंपनी को उसका क्या प्लान करना है, उसका इंक्रीमेंट पॉलिसी प्लान करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान करना है, बोनस पॉलिसी प्लान करनी है, उसके लिए वो रिसर्च कर रही है कि किस एज ग्रुप पे, इनकम ग्रुप पे में क्या इंपैक्ट आ रहा है, कैसे उनको और मोटिवेट किया जा सकता है, मैं मेरी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी अपलिफ्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ये कर क्यों रहे हैं रिसर्च, इसका एम क्या है, इस रिसर्च को करने का उद्देश्य क्या है। देन सिग्निफिकेंस, इस रिसर्च के कंप्लीट होने पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। अगर हम पता कर लेंगे कि एज और इनकम में कुछ रिलेशनशिप है कैटेगरी ए का, तो उसको कंपनी को उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी बनाना इजी हो जाएगा, उसको डिमोशन की पॉलिसी बनाना इजी हो जाएगा, उसको बोनस देना इजी हो जाएगा, उसको इंसेंटिव देना इजी हो जाएगा, उसको फ्रिंग बेनिफिट देना इजी हो जाएगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट स्टडी। इट मीन कि हमको रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सिग्निफिकेंस पे दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो, ठीक है। देन द लिमिटेशन में बेसिकली एक तो टाइम लिमिटेशन, ठीक है, दूसरा एरिया लिमिटेशन, और इसके अलावा जो रिसर्चर की लिमिटेशन है, ह्यूमन लिमिटेशन होती है, या कोई आप बायसनेस की लिमिटेशन है, या आपको लगता है ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, तो दैट इज द लिमिटेशन मींस कि इनके बेस एजम्पशन को मान के ही ये रिसर्च करी जा सकती है। अगर ये लिमिटेशन के
बियॉन्ड काम नहीं कर सकता। मींस कि जो मैंने ए कैटेगरी प्रयागराज में मैंने ए कैटेगरी मान लीजिए, इस ए कैटेगरी को मैं ले लेता हूं, ए कैटेगरी को एक पर्टिकुलर एरिया का डिवीजन का ले लेता हूं, एक पर्टिकुलर कॉलोनी को मान लेते हैं अपन कि इस पर्टिकुलर कॉलोनी में मैं एज और इनकम की रिलेशनशिप चेक कर रहा हूं, एज और इनकम की रिलेशनशिप चेक कर रहा हूं। तो अब ये देखिए, अब ये पर्टिकुलर कैटेगरी मेरी एक पर्टिकुलर कॉलोनी हो गई। अब ये मान लीजिए तो अपनी एबीसी कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नाम एबीसी कॉलोनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ए के पॉइंट से सारे पॉइंट अपने क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, मींस कि ये एबीसी कॉलोनी पे जो स्टडी इंप्लीमेंट हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक्स कॉलोनी पे भी इंप्लीमेंट हो, वाई कॉलोनी पे भी इंप्लीमेंट हो, जेड पे भी इंप्लीमेंट हो, प्रयागराज में हो रही है तो लखनऊ में भी हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, ठीक है। और एक तो टाइम तो रहता ही है 2 इयर्स की, 3 इयर्स की, क्योंकि चेंजिंग नेचर है, ठीक है। देन द लिटरेचर रिव्यू, आपने इस स्टडी करने से पहले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके कितने साल बचा सकता है, कितनी एफर्ट बचा सकता है, आपने कितना अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करा है। मींस लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, रिव्यू करना लिटरेचर को। अब लिटरेचर के अंदर क्या क्या आता है, बुक्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, जो भी ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल है और रिलेटेड पब्लिश्ड आर्टिकल है, कौन सा, एज और इनकम ग्रुप के कोरिलेशन के बारे में। हो सकता है कि किसी ने चेन्नई में बैठ के एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पीपल के ऊपर रिसर्च करा हो, एज और इनकम में रिलेशन, तो उसने कौन से मेथोडोलॉजी फॉलो करी, उसकी क्या आउटकम रहे, वही आउटकम क्या हमें मिल रहे हैं, क्या ये सेम इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम वो पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो दैट इज लिटरेचर रिव्यू। कौन कौन से आपने रेफरेंसेस लिए हैं कि ये ऑलरेडी यहां तक हो चुकी है, तभी तो आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करते हो तो आपको रिसर्च गैप नहीं मिल सकता। देन द मेथोडोलॉजी, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कौन से पैरामीटर यूज होंगे, कौन से टेस्टिंग यूज होंगे, दैट इज अ मेथोडोलॉजी प्रोसेस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारी की सारी चीजें, और ये क्रम में रखो, यहां पे न रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस बताई थी या रिसर्च का आपको बताया था, प्रपोजल बनाने का जो उसके फंडे बताए थे, रिसर्च प्लान जब अपन ने देखा था, तब उसको क्रोनोलॉजी में रखा जाता है, या रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स दे रखे हैं। बेसिकली ये इसी में रहते हैं। बैकग्राउंड का मीन्स यहाँ पर टाइटल से है, ठीक है। टाइटल में एक्सप्लेन हो जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है स्टडी का, है ना। देन प्रॉब्लम भी आ गई आपकी, जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है। देन ऑब्जेक्टिव, देन सिग्निफिकेंस, देन लिमिटेशन, डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स, ये पॉइंट रह गया। डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स का मतलब ये लिमिटेशन की एक इंक्लूडिंग टर्म होती है कि मींस के कुछ एजम्पशन, इसका क्या मतलब है, कुछ एजम्पशंस कि मैंने माना है कि जो ए कैटेगरी के लोग हैं उनके अंदर ये इनहेरेंट है, उनकी हैबिट, चॉइस, टेस्ट कांस्टेंट रहती है, ये मैंने माना है। तो दैट इज डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स, यानी कि कुछ शर्तें हमने जो एजम्पशन माने हैं या एक्सेप्शंस जिनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं हो रही, ये हमारी शर्तें हैं। बेसिकली ये भी रिसर्च प्रपोजल के अंदर हम लिख देते हैं। तो कितनी चीजें लिखते हैं, पहला बैकग्राउंड लिखते हैं, मींस कि आपका रिसर्च एरिया। सेकंड, कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, रिसर्च गैप। थर्ड, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ द योर रिसर्च। फोर्थ, इसका सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली इस रिसर्च को करने से फायदा क्या होने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होने वाला है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले। फिफ्थ, द लिमिटेशन, देयर द स्कोप, और स्कोप कह सकते हो आप इसको एरिया कह सकते हो जहां पर ये रिसर्च वर्क करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट, द टर्म्स या एजम्पशंस और एक्सेप्शंस जो हमने डिटरमाइन करे हैं। देन द लिटरेचर रिव्यू, इस रिसर्च को करने से पहले आपने कौन कौन सी चीजें स्टडी करी हैं, कौन कौन से आपने इसके अंदर रेफरेंसेस लिए हैं, रेफरेंसेस एंड में आते हैं वैसे, ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल करी है, कौन सा रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करा है, कौन से आपके सपोर्टिंग एविडेंस हैं जो इसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं, ठीक है, और लास्ट में मेथोडोलॉजी, और नाइन्थ में आप रेफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, रेफरेंसेस भी आ जाएगा। इतनी चीजें आपकी रिसर्च प्रपोजल के अंदर आती हैं, ठीक है।
अगली चलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। अब ये ड्राफ्ट करना होता है तो किस तरीके से, अब वहां पे तो अपन ने एलिमेंट्स लिख दिए, वही एलिमेंट्स को केवल एक सिंक्रोनाइज वे में लिख देने को ड्राफ्टिंग कह देते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, याद रखना, फर्स्ट प्रॉब्लम, देन बैकग्राउंड आ जाएगा जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट ये फिलअप करते हैं। थर्ड आता है आपका लिटरेचर रिव्यू, आपका रिसर्च गैप, इसके अंदर बताया जाता है कि ये मैंने सारी बुक्स, थ्योरी, मैगजीन्स, इंटरनेशनल पेपर, जर्नल्स, नेशनल जर्नल्स, ये सारे रिव्यू करे हैं। देन ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीजें, व्हाट इज द एम ऑफ योर स्टडी। देन मेथड, ये चीज कैसे कंप्लीट होगी। तो यहां पर भी मेरे को फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट वापस से आपको एक बार बता देता हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहां पर सिक्स भी रेफरेंस आपको लिखना है। अच्छा, ये रेफरेंसेस आपके लिटरेचर रिव्यू के रेफरेंसेस होते हैं। जो लिटरेचर रिव्यू में मैंने सपोज एक आर्टिकल लिया कि श्याम एंड वर्मा का एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसको मैंने मेरे इसके अंदर कोट करा तो उसका रेफरेंसेस लिखा जाता है कि ये बुक इस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ था। नॉर्मल प्रोटोकॉल है, इसके अंदर आउटकम नहीं आया, इसके अंदर कंक्लूजन नहीं आया, इसके अंदर सजेशन नहीं आया, क्योंकि दैट इज अ रिसर्च प्रपोजल। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, जब हमारा रिसर्च प्लान बन जाएगा, जब हम पूरी इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे, तब इसमें सजेशन इंक्लूड हो जाता है, तब इसके अंदर आउटकम इंक्लूड हो जाता है, तब इसके अंदर कंक्लूजन इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, तब डिटेल मेथडोलॉजी इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पर तो हम कैसे उसको कंडक्ट करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, वही चीज इसके अंदर लिखी जाती है। देन सबसे लास्ट में इंडिविजुअल भी एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि किसी रिसर्च प्लान को इवेल्यूएट कैसे करते हैं। तो इसका बेसिकली नॉर्मल पैरामीटर है, आपको याद करवा देता हूं। देखो, एक भी पॉइंट नहीं देखोगे फिर भी याद करवा देता हूं। ये पॉइंट की जगह मैं आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना सिखा देता हूं। कैसे सर, पॉइंट ड्रॉ करना कैसे कि आप बनाना सीख जाओगे, क्योंकि 5 किसी ने याद थोड़ी कराया, किसी ने हमको 5 लिखना याद थोड़ी कराया, 5 तो हमने ड्रॉ करना सीख लिया है ना। जब हमने इसको ड्रॉ करना सीख लिया तो हमको ऑटोमेटिक वो चीज याद हो गई। तो इसी तरीके से मैं आपको रिसर्च के जितने भी क्या है इवेल्यूएट करने के प्रपोजल के पॉइंट्स हैं वो सब ड्रॉ करना सिखा देता हूं। देखिए, आपके पास कोई रिसर्च प्लान लेकर आया कि सपोज एक बिजनेस आइडिया लेकर आया, इसको रिसर्च प्लान नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बिजनेस आइडिया लेकर आया। तो बिजनेस आइडिया लेकर आया कि सुनिए, मिस्टर पिंटू लेकर आया। कौन लेकर आए? हमारे दोस्त मिस्टर पिंटू लेकर आए। मिस्टर पिंटू आपके पास आए कि सुनिए कि अपन एक बिजनेस करते हैं, मेरे को 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। कितने की? 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और अपन ये बिजनेस करेंगे और महीने का 1 लाख कमाएंगे। उसने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ भैया क्या बिजनेस है, 2 लाख रुपए में लगा दूंगा, महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो आप उसको किस पैरामीटर पे चेक करते हैं? आप उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि वास्तविकता में वो काम किया जा सकता है। आप उसका बजट चेक करते हैं, आप उससे क्वेश्चन करेंगे, आप वो चेक करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल जो लेकर आया है मेरे पास, ये एक्चुअली में इसने कोई रिसर्च करी है या किसी और का आइडिया है। ये कह रहा है कि एप्पल का भैया कॉपीराइट तो उनके एप्पल के पास है और अपन कहते हैं कि एप्पल के फोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, ग्राउंड रियलिटी पे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? यानी कि क्या क्या चेक किया आपने? फिजिबिलिटी एनालिसिस करा, टाइम एनालिसिस करा, कॉस्ट एनालिसिस करा, लिटरेचर रिव्यू एनालिसिस करा। यहीं पे ये सारे पॉइंट लिखे। मेक श्योर द प्रपोजल रिसर्च ऑफ योर ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए। सैंपलिंग आपने उसके अंदर लिखी हुई है कि नहीं, क्वेश्चन आर उसके अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं, डाटा कलेक्शन की अप्रोच क्या रहने वाली है आपकी। आप ये रिसर्च कर रहे हो तो उसकी डायरेक्ट प्राइमरी अप्रोच है, सेकेंडरी अप्रोच है, डाटा कैसे प्रोसेस होगा और एनालिसिस कैसे करोगे और डिलीवरेबल है कि नहीं है। बहुत अच्छा आइडिया लगा मेरे को कि 2040 में ये वाला अगर मैं बिजनेस करूंगा तो बहुत सक्सेसफुल जाएगा। 2040 में इसकी डिमांड बहुत होने वाली है। कौन सी? भैया ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ काटे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन हर घर में चाहिए। अब तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के छोटे छोटे 250 ग्राम 1 केजी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है। तो ये क्या फिजिबल अभी है? नहीं, लेकिन 2040 में होगा। लेकिन क्या अभी मैं इसको डिलीवर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इट इज द फ्यूचर रिसर्च प्लान, ठीक है। तो हम अभी इसको डिलीवर नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट गुड रिसर्च प्लान। तो हम इवेल्युएट करने के केवल पॉइंट्स हैं। क्या है? टाइम उसके अंदर कौन सा लग रहा है, डिलीवरेबल किया जा सकता है, टाइम बजट में है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है, क्वेश्चन आर इंक्लूड है कि नहीं है, मेथोडोलॉजी की अप्रोच कौन सी है, कौन उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है, उसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। दैट इज काइंड ऑफ रिसर्च प्रपोजल। यानी कि एक यूनिवर्सिटी जब किसी बंदे को पीएचडी करने के लिए असाइन करती है तो चेक करती है कि उसका जो रिसर्च प्लान है वो एक्चुअल में फिजिबल है कि नहीं है, कि केवल इमेजिनरी टर्म है।
सेकंड वो चेक करती है कि कितने टाइम पीरियड में हो सकता है, कि सपोज मैं कहता हूं कि मेरे को 20 इयर्स की, कितने साल की, 20 इयर्स के सेंसस का एनालिसिस करना है इन फ्यूचर, तो 20 साल तो पीएचडी के हो नहीं सकते, तो वो फिजिबिलिटी एनालिसिस नहीं है, ठीक है। मतलब फ्यूचर के 20 साल, प्रीवियस के तो आप 30 साल का कर लो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर फ्यूचर के 20 साल का करता है तो वो फिजिबिलिटी नहीं हो पाती। इस तरीके से पॉइंट्स आपको खुद को ड्रॉ करने हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं तो ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मेक श्योर द रिसर्च रिस्पोंडेंट टू योर ऑब्जेक्टिव, जो आपका प्लान है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है। सैम्पलिंग प्लान बना हुआ है, मींस कि उसका छोटा प्रोटोटाइप बना हुआ है। देन क्वेश्चनर उसके अंदर प्रॉपर्ली प्रिपेयर हैं, डाटा कलेक्शन की अप्रोच प्रिपेयर है, डाटा प्रोसेसिंग कैसे करेंगे उसके मेथड्स क्लियर हैं, एनालिसिस के जो बंदा कर रहा है, रिसर्चर है, वो अप्रोप्रिएट है, उसको रिसर्च के फंडे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर सारी चीजें पता है, और डिलीवरेबल है कि नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंस इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दीज आर द रिसर्च, these are the last topic and these are the evaluating how we evaluate the research proposal. I hope, थोड़ी सी आवाज खराब है लेकिन आई होप सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियरली समझाए हैं। आपको समझ में आया नहीं आया एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो मेहनत करी वो सफल रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत जल्दी आने वाले हैं और अब आ ही गए हैं, 30 तारीख से बिल्कुल शुरू होने वाले हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए, और इसी के साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।